दोस्तों एक गाड़ी देख रहे हो, ये मेरी गाड़ी है। सफेद रंग की चमचमाती एमजी की एस्टर। मैं प्यार से इसे पिप्पा बुलाता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है। लेकिन ये गाड़ी एक्चुअल में एक चाइनीज कंपनी से आई। अब ऑफ कोर्स कोई कह सकता है कि यार अब तो इसमें लेकिन अच्छी खासी इक्विटी जेएसडब्ल्यू ग्रुप की है, इंडिया वालों की है। ट्रू है, लेकिन इसमें एक बड़ा स्टेक आज भी चाइना की कंपनी का है जिसका नाम है साइक, SAIC। वहाँ की एक स्टेट ओन जाइंट है। बट जैसे साइक है वैसे ही वहाँ पे एक और बड़ी जाइंट है जो कि प्राइवेटली ओन कंपनी है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा हुआ है। हम उसके ऊपर पहले भी कई वीडियोस बना चुके हैं, आज फिर से उससे रिलेटेड हम कुछ बात करने जा रहे हैं। ये वही कंपनी है जिसका नाम है BYD, यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स। अब इस कंपनी की खासियत पता है क्या है? हमारे इंडिया के बड़े से बड़े जो कार मेकर्स हैं, टाटा, महिंद्रा, मारुति, सब उससे कम्पीट करने की तैयारी कर रहे हैं, सब उससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि BYD खुद जम के इंडिया में अपना पेनिट्रेशन बढ़ाने पे लगा हुआ है, कैसे भी यहाँ पे क्रैक करना चाहता है मार्केट को। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो तीन कंपनी से भी नाम आपके सामने लिए, मारुति हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, ये तीनों चुपके से अपनी ईवीज की सबसे महंगी जो चीज है वो BYD से ही खरीद रहे हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है, बल्कि ये 2026 की सबसे बड़ी आयरनी है, जो कि इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में कोई भी खुल के नहीं बोलता है। जिस दुश्मन से आप लड़ने वाले हो उसकी ही फैक्ट्री से आप अपनी तलवार बना रहे हो। तो सवाल ये है, अगर हमारी कंपनीज पहले से ही BYD पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हैं, तो इंडिया के बाजार में BYD की गाड़ियां अभी तक इतनी ज्यादा क्यों नहीं चल रही हैं? एक चीज जो कि पूरी इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को बचा के रख रहा है इस बड़े बीच से, ये क्या चीज है? ये दीवार कैसी दिखती है और वो दीवार इतनी कमजोर है या फिर ताकतवर है? ये सब कुछ समझने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारी कंपनीज अंदर से क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो सुनो यार, एक बात मान लो, अब टाटा मोटर्स ने लिटरली कमाल किया है। इंडिया के पैसेंजर ईवी मार्केट में टाटास का आज भी लगभग 49% का मार्केट शेयर है। नेक्सन की ईवी देख लो, या पंच देख लो, टियागो ईवी देख लो, या फिर इनकी कर्व नाम से जो ईवी है वो देख लो, सिएरा देख लो, सबकी रेंज लगातार बढ़ते जा रही है और गाड़ियों के रेट लगातार ही नीचे लाते जा रहे हैं। 18,000 करोड़ से ज्यादा पैसे लगाए हैं टाटा वालों ने अपनी ईवी के बिजनेस के ऊपर, और भी लगा रहे हैं, क्योंकि बॉस ये मार्केट बढ़ते जा रहा है एंड सेल लगातार इंप्रूव होते जा रही है। तो यहां तक तो आप लोग सोचेंगे कि यार टाटा तो पूरी तरह एकदम तैयार है, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता कि टाटा भी अपनी बैटरी खुद नहीं बनाते हैं। वो अपनी सारी की सारी सेल्स आज के दिन बाहर से खरीदते हैं। मतलब इंडिया की ईवी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो लीडर है अपने इंजन के लिए दूसरों पर निर्भर है। टाटा को ये कमजोरी ऑलरेडी पता है, इसलिए वो खुद $1.5 बिलियन लगा करके अपनी एक बैटरी की कंपनी खोल रहे हैं। कंपनी का नाम अग्रतास। गुजरात के सानंद में 20 गीगावाट आवर की गीगा फैक्ट्री इसलिए लग रही है, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या किया है कि बॉस बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास रहे, इसलिए चाइना की एक बड़ी जायंट है जिसका नाम है एनविजन। वहां पे वो लोग विंड टर्बाइन भी बनाते हैं, बैटरीज भी बनाते हैं, सेल भी बनाते हैं, सब करते हैं। उसके साथ किया टाई अप मतलब अग्रतास के अंदर उनको छोटा सा इक्विटी स्टेक दिया और उनसे मशीनें खरीदना शुरू की, उनसे टेक्नोलॉजी लाना शुरू किया। और इस तरीके से है कि बॉस ये वाला पूरा प्रोजेक्ट आज के आगे चल रहा है। इंडिया में जो प्लांट लग रहा है गुजरात के अंदर वो भी, और यूके के अंदर जो ये प्लांट लगा रहे हैं वो भी, और इंडिया में इसका जो प्लांट अभी बन रहा है उसका स्टील का स्ट्रक्चर ऑलरेडी खड़ा होने लग गया है। और ये छोटा मोटा एरिया नहीं है, 1,05,000 स्क्वायर मीटर। लेकिन कॉमर्शियल सेल प्रोडक्शन जो यहाँ पे है वो शुरू होगी 2027 से। और ये जो 2027 वाली बात मैंने आपको बोली है ना, ये जरा याद रखना, क्योंकि इसी एक डेट पे पूरी की पूरी कहानी का ट्विस्ट छुपा हुआ है। चलो अब जरा दूसरी कंपनी पे एक बार चलते हैं और यहीं से आयरनी को और जरा गहरा होते हुए देखते हैं। महिंद्रा की हम बात कर रहे हैं, एकदम तड़कती फड़कती एसयूवीज का बादशाह है ये। स्कॉर्पियो, थार, XUV 700 और भी कई सारी बड़ी बड़ी आइकॉनिक गाड़ियां लोग लेके आए ओवर टाइम। लेकिन वही महिंद्रा बॉर्न इलेक्ट्रिक के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है और ईवीज को एक के बाद एक लेके आ रहा है और जम के मार्केट में पेनिट्रेशन बना रहा है, अपना मार्केट शेयर बना रहा है। टाटास का जो मार्केट शेयर पीछे जा भी रहा है ना, उसमें बड़ा हाथ महिंद्रा वालों का ही है। फ्लैगशिप BE05 वाला प्लेटफॉर्म है उनका, जिसने लिटरली काफी वेव्स बनाए हैं। शुरुआत में महिंद्रा ने वोक्सवैगन के साथ एक डील की थी बैटरी और मोटर के लिए, लेकिन वो वोक्सवैगन वाली डील वो थोड़ी सी लेट हो गई, पार्ट्स 26-27 तक खिसक गए। अब महिंद्रा के पास दो रास्ते थे, या तो लॉन्च करो, या तो लॉन्च को टाल दो, या फिर बैटरी को कहीं और से लेके आओ। और महिंद्रा वालों ने क्या किया, उन्होंने सीधे BYD के साथ 60 और 80 किलोवाट आवर की LFP ब्लेड सेल्स के लिए अग्रीमेंट कर लिया। अब अभी भी मैंने जो बात आपके हमने बोली है इसको जरा ठीक से महसूस करो। महिंद्रा की सबसे बड़ी जो उम्मीद है BE05, उसके अंदर धड़केगा BYD का दिल, और ये पीक मोमेंट है यहाँ पे। जरा सोचो एक बार, अगर कल को BYD को इंडिया में खुली छूट मिल जाती है तो महिंद्रा किस पोजीशन में होगा? वो अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से ही बैटरी खरीद रहा होगा और वही दुश्मन उसके सामने अपनी गाड़ी भी बेच रहा होगा। अरे ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता आपको? BYD कंट्रोल करेगी कि यार महिंद्रा को कितने रेट पे बैटरी मिलनी चाहिए, किस दाम पे मिलेगा और क्या मिलेगा, कब मिलेगा, सब कुछ। आप बात को समझ रहे हो? अरे भैया, BYD एक तरह से महिंद्रा को एक हाथ से अपना इंजन बेचेगी और दूसरे हाथ से उसका मार्केट छीनने पे लगी रहेगी। एंड टू बी वेरी क्लियर, ये सिर्फ महिंद्रा की बात नहीं है। मारुति सुजुकी इंडिया की सबसे बड़ी कार मेकर, वॉल्यूम के हिसाब से देखो तो भैया लिटरली सबसे बड़ी ही है। अब बहुत लोगों को लगता है कि यार इंडियन कंपनी है, वेल टू बी वेरी फ्रैंक, कंपनी इंडियन है बट उसका पेरेंट जो है वो जापान का सुजुकी है। बट वो भी चलो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो मार्केट में अपनी सबसे पहली मास मार्केट ईवी लेके आए, ई विटारा, जिसे EVX के नाम से भी वो लोग जानते हैं। और उसके अंदर उन्होंने निकाले दो वेरिएंट, 49
59 किलोवाट आवर की LFP बैटरी और 61 किलोवाट आवर की LFP बैटरी आ कहां से रही है जी? वेल, BYD की बैटरी डिवीजन से। पिन ड्रीम्स नाम की कंपनी है जो कि BYD की ही है और वहां से आती है सारी सारी बैटरियां। तो जरा गिनती करो आप, टाटा बाहर से सेल खरीद रही है, महिंद्रा BYD से सेल खरीद रही है, मारुति BYD से सिर्फ सेल नहीं पूरा पूरा बैटरी पैक ही खरीद रहा है। इंडिया की 3 सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज और तीनों की ईवीज की जान एक ही जगह पे है, सेल मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे इंडिया अभी लगभग जीरो पे है। तो जरा एक सेकंड के लिए ठहरो और ध्यान से सोचो, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल सच्चाई है। इंडिया ने 2021 में बैटरी बनाने के लिए एक बड़ी स्कीम को लॉन्च किया था, ACC PLI स्कीम 18,100 करोड़ की। उसके अंडर सरकार का टारगेट था हम 50 गीगावाट आवर की डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी लगाएंगे और आज इतने सालों के बाद कितना डिलीवर हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 2.8%। और जरा गिनती करके देखो कि यार दाव पे क्या क्या लगा है। एक ईवी की कीमत लगभग 40% अकेले बैटरी होती है, कुछ केसेस में 60% भी। मतलब 100 रुपए की इलेक्ट्रिक गाड़ी में 40 रुपए का कंट्रोल, वेल, वो खाली सेल बनाने वाले का होता है। जब महिंद्रा, मारुति, इनकी गाड़ियों में 40 रुपीज लगभग BYD के हाथ में है, तो सोचो असली मालिक कौन हुआ। ये जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी की तरह है। नेम प्लेट पे तीनों भाइयों का नाम लिखा होता है, लेकिन घर की तिजोरी की चाबी किसी एक के कंट्रोल में होती है। और ऐसा जहां जहां भी होता है ना, हम सब अच्छे से जानते हैं, कहानी घर घर की होती है। वहां पे आज नहीं तो कल वहां पे कलेश होता ही होता है। और यहाँ पे तो चीजें और ज्यादा टेंशन वाली है। क्यों? बात खाली घर के 3 भाइयों की नहीं है, उनका सप्लायर खुद बाहर का है। सोच के देखो क्या होगा। देखो एक बात बिल्कुल सिंपली समझा रहा हूँ। हिस्टोरिकली इंडिया में इंपोर्टेड गाड़ियों पे 70 to 110% तक का इंपोर्ट ड्यूटी लगाया गया था। ये इतनी ऊंची एक दीवार थी कि यार कोई भी विदेशी ब्रांड सीधा गाड़ियां लेकर के इंडिया में उतर ही नहीं पा रहा था। और अगर उतरे भी तो उनका बहुत ही छोटा सा प्रीमियम मार्केट रहता है, उससे तो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन 2024 के अंदर हमारी सरकार ने ड्यूटी घटा के 15% कर दी, लेकिन एक शर्त पे, विदेशी कंपनियों को कम से कम $500 मिलियन का इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ऐसा करने पे उनको जो बेनिफिट मिलेगा 15% वाला, सिर्फ और सिर्फ टू इंपोर्ट 8,000 कार्स एक साल के अंदर। आप बात को समझ रहे हो? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बाहर से सस्ती गाड़ियां इंपोर्ट करके इंडिया में नहीं बेच सकता, मार्केट नहीं बना सकता है। लेकिन असली दीवार ये नहीं है, असली दीवार है प्रेस नोट 3। अप्रैल 2020 में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। गलवान वैली में चाइना ने हमारे इंडिया के अंदर घुस के कब्जा करने की कोशिश की थी और वैसे में हमारी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। एक तो ऑफकोर्स था कि हमारे आर्म फोर्सेस का साथ दिया, जिसके कारण वो जाकर के वहां पे डट कर लड़े और उन्होंने चाइना वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। प्रेस नोट 3, इसके अंदर ये लिखा गया था कि वो जो भी देश है जिसके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर टच करता है, मतलब मुख्य रूप से चाइना, वहां से आने वाले हर तरह के इन्वेस्टमेंट पर पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। ऑटोमेटिक रूट जो था कि आओ इन्वेस्टमेंट कर दो, सरकार का कोई अप्रूवल नहीं लगेगा, वो रास्ता चाइना के लिए बंद कर दिया गया था। और ये दीवार कितनी ज्यादा मजबूत है इसका एहसास आपको लग जाएगा जब मैं आपको कुछ डेटा बताऊंगा। 2020 के बाद से जो देश हैं जिनसे हम लैंड बॉर्डर टच करते हैं, उनसे हमारे देश के अंदर 526 अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए। मंजूरी मिली कितनी को? सिर्फ 124 को, यानी कि टोटल 24% को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये कौन से देश हैं? बांग्लादेश, वहां से हमारे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते हैं, बट अब तो शायद कुछ भी नहीं आता है। नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। वेल, हम सब समझ रहे हैं ना, घुमा फिरा करके जो भी आपके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स थे, सब के सब चाइना से ही आए थे मेजरली। एंड 2023 में तो BYD ने खुद $1 बिलियन का एक प्लांट लगाने का प्रपोजल दिया था इंडिया के अंदर। सरकार ने उसे सीधा रिजेक्ट तो नहीं किया, बट उन्होंने उसके ऊपर कोई मूवमेंट भी नहीं किया, बस बैठे रहे। और यही वो दीवार है कि बहुत सरकार उस प्रपोजल को आगे ही नहीं बढ़ने देती है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि BYD वाले महंगी महंगी टैरिफ दे करके इंडिया में अपनी कुछ गाड़ियां ला रहे हैं, कुछ बेच भी रहे हैं, बट बड़ा अपना इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन BYD की जो बैटरी है, महिंद्रा, मारुति, इनकी गाड़ियों के अंदर पहुंच चुकी है और जम के लग रही है, जम के बिक भी रही है। अब कुछ लोग मुझसे यहाँ कहेंगे कि यार ये दीवार तो प्रोटेक्शनिज्म है, इससे कंज्यूमर को महंगी गाड़ियां मिलती हैं एंड कंपटीशन इससे खत्म होता है। वेल, टू बी वेरी फ्रैंक, आप सही कह रहे हो, वो भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो भी एकदम सत्य है कि यार अपनी इंडस्ट्री को बनाना और बचाना वो भी इस देश की जिम्मेवारी बनती है। तो ये कैसे किया जाए, एक बैलेंस कहाँ लाया जाए, वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथ होता है, क्योंकि इंडस्ट्री को एज वेल एज गवर्नमेंट्स को बहुत ही सोच समझ के लेना होता है। तो इसका कोई आसान जवाब नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताओ कि क्या ये दीवार इंडिया के हक में है या इसके पीछे छुप करके हम या हमारे प्लेयर्स शायद थोड़े कमजोर होते जा रहे हैं। आपको जो भी लगता है कमेंट्स में जरूर बताना, मैं खुद उन्हें जरूर पढ़ूंगा। बाकी रही बात कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, तो वो ये है कि यार ये शायद एक टाइम शील्ड की तरह है। जब तक इंडिया अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग खड़ी नहीं कर लेता है, तब तक एक मौका दिया गया है हमारी इंडस्ट्री को, हमारी सरकार द्वारा, कि यार बना लो, हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन प्लीज करो। अब ये होता है नहीं होता वो समय हमें बताएगा। बट फिलहाल के लिए मैं वापस आपको उस क्वेश्चन पे लेके जाना चाहूंगा जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, कि अगर हमारी कंपनीज पहले से BYD पे ही इतनी डिपेंडेंट है या फिर चाइना पे ही इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है, तो यार BYD खुद अपनी गाड़ियों को लेकर के यहाँ पे जम के क्यों नहीं बेच रहा है। अब उसका जवाब आपके सामने है, क्योंकि एक पॉलिसी की दीवार है जो कि उन्हें रोक रही है। टेक्नोलॉजी नहीं, ताकत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कानून।
और ये सोचने वाली बात है। इंडिया का ईवी का जो फ्यूचर है इस वक्त दो चीजों के ऊपर टिका हुआ है। एक 2027 वाली डेट, जब पहली बात टाटा का जो बड़ा सारा सेल वाला इन्वेस्टमेंट है वो पूरा हो जाएगा और उसके थ्रू प्रोडक्शन शुरू होगा होपफुली। एंड उसके अलावा बाकी जो ऐसे प्लांट्स भी बन रहे हैं उनसे भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और दूसरा पहलू वही है जो कि हम दीवार की बात कर रहे हैं। जब तक ये खड़ी है तब तक हमारी इंडस्ट्री के लिए शायद उतनी टेंशन की बात नहीं है। अगर दीवार उस डेट से पहले गिरा दी गई तो हमारी कंपनीज के लिए बहुत बड़ी टेंशन का विषय बन सकता है। सो इससे हमें क्या क्लियर मिलता है आंसर कि ये कोई गाड़ियों की रेस नहीं है, ये रेस अगेंस्ट टाइम है। बाकी इस पूरी कहानी के अलावा ईवी इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग डीप डाइव बनता है। वो किसके ऊपर है? जो आजकल ये ट्रेंड चल गया है ना, बैटरी एज अ सर्विस। ये पूरा बिजनेस मॉडल एक्चुअल में कैसे चलता है, इससे कितना किसका फायदा होता है या नहीं होता है, और इसमें खाली आपकी गाड़ी बनाने वाली कंपनी का फायदा होता है, डीलर का भी होता है, या फिर और भी इसके अंदर खिलाड़ी होते हैं। ये सारा कुछ डिकोड करने के लिए एक और डीप डाइव मैं जरूर बनाना चाहूंगा, बट डिपेंड करता है क्या आप वो देखना चाहेंगे। तो कमेंट्स में जरूर बताना क्या आपको वो वाला डीप डाइव चाहिए। अगर आपकी हाँ होगी, हम उस डीप डाइव पे काम जल्दी शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म होता है। आशा है आपको यहाँ पे कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग जरूर मिला होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाना। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी ग्रो एज के इस चैनल पे, और मैं हूं जयंत मुंद्रा। मिलते हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.